जब अभी ने देखा कि कोई उसके हाथ को पकड़ लिया है और उसे धमकी दे रहा है, तो वह उसे देखना लगता है और उसे देखते हुए कहता है, शिवा यह तुम हो क्या? तुम्हें पता नहीं है कि तुमने मुझसे शिवानी की शादी मुझसे कराने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था? शिवा उसे धक्का देता है और कहता है, क्या कहा मैंने? जरा अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक बार अच्छे से देख तो लो फिर बोलो। शिवा की बात सुनकर अभी गुस्से से उसे देखता है और कहता है, तो क्या इसका मतलब तुमने कॉन्ट्रैक्ट पेपर बदल दिया है? शिवा उसे मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने उसे नहीं बदला, बल्कि इसके पीछे किसी और का हाथ अही मैं तो बस उसका शुक्रगुजार हूँ कि उसने मेरा काम कर दिया। अब तुम सब यहाँ से चुपचाप चले जाओ वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हारा परिवार हल्द्वानी का एक इज्जतदार परिवार है, लेकिन ऐसा तुम लोग काम करते हो नहीं, इसलिए मैं तुम लोगों को कोई इज्जत नहीं देने वाला। इतना खाने के बाद वह युग की तरफ देखता है और कहता है, बड़े पापा आप चिंता मत कीजिए, इन्हें मैं संभाल लूंगा, आप लोग शांति से बैठे। शिवा को आज बदला बदला देख अभी उससे कहता है, लगता है सबसे पहले तेरे अक्ल ठिकाने लगाने पड़ेंगे, फिर तेरे परिवार के। लेकिन अभी इसके आगे कुछ भी कहता है, शिवा अचानक ही उसके पास पहुंच जाता है और कहता है, अगर दोबारा मेरे परिवार के लिए तुम्हारे मुंह कुछ और बुरा निकला तो याद रखना यहाँ से तू सही सलामत नहीं जा पाएगा। अभी ने देखा कि शिवा अचानक ही उसके पास आ गया, जिसे देखकर उसे हैरानी हुई कि वह इतनी तेजी से उसके पास कैसे आ सकता है। जिसके बाद अभी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने लगता है, जिससे उसके आसपास की हवा में थोड़ा बदलाव होने लगता है, लेकिन शिवा पर इसका कोई भी असर दिखाई नहीं देता है, जिसे देखकर अभी को और भी हैरानी होती है। जिसके बाद वह मन में कहता है, यह क्या हुआ है? क्या मेरे पावर्स काम नहीं कर रही है या फिर मुझसे कोई गलती हो गई अपनी पावर्स को इस्तेमाल करने में? जिसके बाद अभी के माथे के बीचों बीच कुछ चमकता है, जोना के बराबर ही चमका, लेकिन शिवा ने उसे देख लिया और वह मुस्कुरा देता है और पीछे हट जाता है। शिवा पीछे हटने के बाद अभी को देखते हुए कहता है, क्या हुआ, मुझसे लड़ना चाहते हो? अभी हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहता है, हाँ, लेकिन इस बार तुझे अपाहिज बना के छोड़ूंगा। इतना कहकर अभी शिवा की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है और शिवा के ऊपर छलांग लगा देता है और शिवा के सर पे अपने मुक्के से वार करता है। लेकिन शिवा पानी जगह से इतनी तेजी से हटता है कि उसका हमला सीधे जाकर वह जमीन से टकराता है, जहां पर लगी टाइल्स टूट जाती है। जिसके बाद वह खड़ा होता है और शिवा को यहाँ वहां देखने लगता है, लेकिन शिवा उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता है। तभी वह अनंत को देखता है, जो उसे इशारा करके बता रहा है कि वह अपने पीछे देखे। जिसके बाद वह पीछे देखता है, लेकिन उसके लिए बहुत देर हो चुकी था। जैसे ही अभी पीछे देखता है, वैसे ही उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का आकर लगता है, जिससे अभी जमीन में ही गिर जाता है। जिसके बाद शिवा उसे देखते हुए कहता है, नजर हटी, दुर्घटना घटी। और फिर आगे कहता है, लड़ाई एक वक्त, अपना ध्यान सिर्फ दुश्मनों पर ही रखना चाहिए और चौकन्ना रहना चाहिए, वरना कभी भी हार का सामना करना पड़ सकता है। अब चलो, उठो और वार करो। शिवा की बात सुनकर अभी अपनी जगह से उठता है और कहता है, आज तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वह इससे आगे कुछ भी कह पाता, उसके सीने पर शिवा की एक लात पड़ती है, जिस वजह से वह सभी सीधे जाकर दरवाजे के पास गिरता है, जिसे देखकर उसके घरवाले अभी की तरफ दौड़ते हुए जाते हैं, लेकिन अभी उन्हें वहीं पर रुकने को कहता है। युग शिवा को इस तरह लड़ते हुए देखकर उसकी तारीफ करते हुए कहता है, शाबाश बेटा, क्या किक मारा, सीधा बाउंड्री लाइन पर, थोड़ा और जोर से मारते तो सीधा बाउंड्री लाइन के पार चला जाता। लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा हुआ जम से नहीं मारा, वरना फालतू में उसके परिवार वाले उसके लिए चिंता करते। शिवा हाँ में अपना सर हिला देता है और अभी की तरफ देखने लगता है। जिसके बाद अभी कहता है, क्या हम बाहर जाकर फाइट करें, वरना के सामान टूट जाएंगे? शिवा हाँ में अपना सर हिला देता है और दोनों घर के बाहर चले जाते हैं और बाकी लोग घर के अंदर ही रहते हैं
और सोफों पर बैठ जाते हैं। वही घर के बाहर शिवा और अभी एक दूसरे के सामने खड़े हैं, जिसके बाद अभी कहता है, अब देख मैं तेरी क्या हालत करता हूँ। तुमने जो आज मुझे चोट पहुँचाई है उसका दोगुना मैं तुम्हें लौटाने वाला हूँ। इतना कहने के बाद वह अभी के शरीर के सारे जख्म अपने आप ही ठीक होने लगते हैं। लेकिन यह सब देखकर शिवा को कोई भी हैरानी नहीं होती है, जिसे देखकर अभी कहता है, क्या हुआ, तुम्हें कोई हैरानी नहीं हो रही है? जवाब में शिवा कहता है, यह जो तुम्हारे अंदर पावर है ना, इन सब से मैं अच्छे से वाकिफ हूँ। कुछ अलग करो जिससे मुझे हैरानी हो। यह सब तो बच्चों का खेल है। इतना कहने के बाद शिवा अपने दोनों हाथों को अपने पेंट के पॉकेट में डाल लेता है और उसे देखते रहता है, जिसके बाद अभी के माथे पर फिर से रोशनी दिखाई देने लगती है। जिसके बाद अभी के सारी चोटें गायब हो जाती है और फिर शिवा की तरफ देखने लगता है और एक पल में ही उसके पास पहुंच जाता है और उस पर हमला कर देता है। लेकिन शिवा भी फुर्ती से वहां से हट जाता है और उसके हमले को नाकाम कर देता है और बदले में उसके पीठ पर वार कर देता है। जिसके बाद वह जमीन पर मुंह के बालों गिर जाता है, लेकिन वह तुरंत ही उठ जाता है और शिवा से कुछ दूरी बनाकर खड़ा हो जाता है और शिवा को देखते हुए खुद से मन में कहता है, यह नहीं हो सकता है, यह मेरी बराबरी नहीं कर सकता है। इसके पास तो कोई सुपर पावर भी नहीं है, यह मुझे नहीं हरा सकता है, कभी भी नहीं। अब तो मैं इसे जान से मार कर रहूंगा। अब भाड़ में जाए सब कुछ। अब मैं अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करता हूँ, फिर देखता हूँ यह जिंदा कैसे बचता है। शिवा उसे देखता है और खुद से कहता है, अच्छा तो अब यह अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने वाला है। चलो अब मैं भी अपनी पावर का थोड़ा सा इस्तेमाल करके देखता हूँ जो आज मैंने सीखा है। जिसके बाद शिवा एक काला चश्मा निकालता है, लगा लेता है, जिसके बाद उसकी काली आंखें नीली हो जाती है। लेकिन शिवा को इसका कुछ भी पता नहीं चलता है, क्योंकि शिवा ने अपनी आंखों में चश्मा लगा हुआ है। अभी अपने हाथों को धीरे धीरे ऊपर करता है, जिसके बाद आसपास के हवा का दबाव बढ़ने लगता है। जिसके बाद वह शिवा की तरफ एक हवा का झोंका तेजी से फेंकता है, जिसमें खतरनाक पावर मौजूद है और शिवा की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन शिवा भी अपने हाथों को उस हवा के झोंके के सामने करके खड़ा हो जाता है। जिसके बाद हवा का वह झोंका शिवा के हाथों से टकराता है और हमला नाकाम हो जाता है और शिवा थोड़ा सा पीछे हो जाता है। जिसके बाद शिवा भी अभी के ऊपर हवा के झोंके से वार करता है, जिसे देखकर अभी के चेहरे का रंग ही बदल जाता है और कहता है, जिसे देखकर वह कहता है, अच्छा तो तुम भी मुझ जैसे ही हो। जिसके बाद वह भी एक हवा का झोंका तैयार करता है और दोनों के हमले एक दूसरे से टकरा जाते हैं और दोनों ही पीछे की तरफ थोड़ा थोड़ा हट जाते हैं। लेकिन शिवा तुरंत ही अपनी जगह से इतनी तेजी भागता है और अभी के सामने आकर उसके चेहरे पर तेजी से वार करने लगता है। लेकिन अभी इधर उधर होकर बचते रहता है और बदले में वह भी शिवा के ऊपर वार करने लगता है। लेकिन कोई भी किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। जिसके बाद अभी देखते ही देखते उसके शरीर के आसपास एक धुंधला लाल रंग का शक्तियां दिखाई देने लगती है। लेकिन शिवा के चेहरे पर कोई भी चिंता की लकीरें नजर नहीं आती है और अभी की पावर बहुत बढ़ जाती है। जिसके बाद वह एक छोटा सा भवंडर बनाता है, जिसमें बहुत सी पावर महसूस होता है, जिसमें अगर कोई चला गया तो वह मारा ही जाएगा। जिसके बाद वह उस भवंडर को शिवा की तरफ बढ़ा देता है। आसपास बहुत तेज तेज हवाएं भी चलने लगती है और कुछ भी पल भर में वह भवंडर शिवा को अपने अंदर समा लेता है। शिवा भवंडर के अंदर इधर उधर घूम रहा था और वह कुछ भी नहीं कर रहा था। कुछ देर तक वह भवंडर में घूमता रहता है, जिसके बाद वह उसके शरीर से भी बहुत सारी एनर्जी निकलने लगती है, जो अभी से भी ज्यादा खतरनाक है। जिसके वह अपने हाथ को ऊपर उठाता है, जिसके बाद वह भवंडर शांत हो जाता है और गायब हो जाता है और हवाएं भी नॉर्मल हो जाती है और शिवा जमीन में वापस से आ जाता है।
जिसके बाद शिवा मुस्कुराते हुए अभि को देखता है और कहता है, तुमने क्या सोचा मैं तुम्हारे इस मामूली से भवंडर से मर जाऊंगा? तो यह तुम्हारे सपनों में हो सकता है। अब मेरी बारी। इतना कहने एक बाद शिवा के पीछे एक लाल रंग का घेरा दिखाई देने लगता है और उसके आसपास का ऑरा भी बदल जाता है और अभी यह देखकर खुद से कहता है, यह तो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। क्या मैंने इससे पंगा लेकर कोई गलती तो नहीं कर दी ना? लेकिन अभी ने यह सोचा ही था कि शिवा एकदम से उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जैसे वह अपनी जगह से गायब होकर उसके पास आ गया हो और फिर वह अभी पर बहुत सारे हमले करता है, कभी हाथ तो कभी पैर से। और शिवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसे शिवा के हमले दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। और फिर जब अभी बहुत ज्यादा घायल हो जाता है तब वह अभी के गले को पकड़कर ऊपर उठा लेता है और फिर वह खुद भी हवा में ऊपर उठ जाता है और उसके गले को और भी दबाने लग जाता है, जिससे अभी को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और साथ ही वह अपनी शक्तियों को भी अब इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। और फिर शिवा उससे कहता है, मैंने कहा था ना, जो मेरे परिवार पर बुरी नजर डालना मतलब अपनी मौत को बुलावा देना, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारने वाला हूँ। इतना कहकर शिवा उसे जमीन पर जोर से पटकता है, जिसके बाद वह सीधे जमीन से टकरा जाता है और फिर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद वह भी नीचे जमीन में आ जाता है और कहता है, अगली बार से मेरे परिवार के किसी भी मेंबर को परेशान या उससे मिलने के लिए 1000 बार सोचना। इतना कहने के बाद शिवा वही पास ही के एक पेड़ की तरफ देखने लगता है और कहता है, बाहर आ जाओ, मैं जानता हूँ तुम वहां से छुपकर मुझे देख रहे हो। शिवा की बात खत्म होने के बाद पेड़ के पीछे से एक काले कपड़े से ढका इंसान बाहर आता है और अपनी भारी आवाज में कहता है, मैं तो बस यहाँ से जाने वाला था, लेकिन तुम दोनों की लड़ाई देखने के लिए रुक गया। जिसके बाद शिवा कहता है, तुम मुझे सुबह मिले थे और तुमने मुझसे कहा कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट पेपर का मसला हल कर दिया है, लेकिन और वहां से चले गए और मैंने तुम्हें थैंक यू भी नहीं बोला। जिसके बाद वह काले कपड़े से ढका इंसान अपनी भारी में आवाज में कहता है, बस इतना समझ लो कि मैं तुम्हारे बड़े भाई के जैसा हूँ, इसलिए तुम हे थैंक यू बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। शिवा उस इंसान की बात सुनकर कहता है, मेरा सिर्फ एक ही बड़ा भाई है जिसकी वजह से मैं आज इस तरह हूँ और जिसकी बदौलत मैं आज इस अभी को सबक सिखा पाया हूँ। तुम्हारे इरादे मुझे बुरे तो नहीं लग रहे हैं, लेकिन मैं यह हक है कि जिसने मेरी मदद की उसके बारे में मैं जानूं। जिसके जवाब में वह इंसान कहता है, मैं तुम्हारे बड़े भाई दक्ष का एक दोस्त हूँ। दक्ष ने मुझे तुम्हारी फैमिली पर नजर बनाए रखें एको कहा था जब वह अपने परिवार के पास ना हो। अब तुम वहां गए हो तो मैं जाता हूं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अपनी पावर्स को छुपा कर ही रखना, क्योंकि जो पावर तुम्हारे पास है वह तुम्हारे दादाजी की माँ की पावर्स है, जो जब उन्होंने तुम्हारे दादाजी को दी थी। शिवा हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहता है, हाँ मैं समझता हूँ, आप मेरे भाई के दोस्त हैं, इस हिसाब से आप भी मेरे बड़े भाई की तरह है, इसलिए अब से मैं आपको बड़े भाई के तौर पर मानूंगा और थैंक यू। अब मेरे परिवार की हिफाजत के लिए उनके आसपास मौजूद रहते हैं। शिवा के इतना कहने के बाद वह इंसान अभी के पास जाता है और उसके सर पर अपना हाथ रखता है और शिवा से कहता है, जब अपनी पावर्स का इस्तेमाल करो तब कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहिए और अपने दादाजी याददाश्त मिटाने वाली पावर के बारे में भी जान लेना, वह तुम्हारे बहुत काम आएगा। और फिर वह इंसान वहां से गायब हो जाता है और शिवा यह सब देखता रह जाता है और फिर वह कहता है, इस इंसान के पास भी मेरी तरह सुपर पावर है। उस अनजान शख्स के जाने बाद शिवा एक नजर अभी को देखता है और फिर घर के अंदर चला जाता है और फिर युग, यशोदा, शिवानी और संध्या को देखते हुए कहता है, मैंने अभी को उसके मंजिल तक पहुंचा दिया हूं, अब वह हमें कभी भी परेशान
करने से पहले 1000 बार सोचेगा। इसके बाद वह धनंजय को देखते हुए कहता है, आपका पोता बाहर जमीन पर पड़ा हुआ है, उसे किसी अच्छे से हॉस्पिटल में लेकर जाएं और उसे अच्छे से समझा देना। और आप सब भी मेरी बात अच्छे से अपने दिमाग में डाल लेना कि मेरे परिवार के किसी भी मेंबर पर बुरी नजर डालना मतलब अपनी मौत को बुलावा देना। इसके बाद फिर वह सभी वहां से उठकर चले जाते हैं और अभी को उठाकर वहां से चले जाते हैं। युग फिर शिवा को देखते हुए कहता है, अच्छा बेटा, हम मंदिर होकर आते हैं, तुम संध्या और शिवानी के साथ यही घर पर रहना। और पिताजी कहाँ है? वह दिखाई नहीं दे रहे हैं। जवाब में शिवा कहता है, वह कुछ देर में आ जाएंगे, वह हल्द्वानी गए हैं किसी से मिलने के लिए, शाम होने से पहले वह आ जाएंगे। इसके बाद युग और यशोदा मंदिर के लिए निकल जाते हैं और घर पर सिर्फ संध्या, शिवानी और शिवा ही बचते हैं, जो युग और यशोदा के जाने के बाद दोपहर में खाना खाने के लिए डिनर टेबल में बैठ जाते हैं। लेकिन उन सभी ने अपने अपन प्लेट में खाना रखा ही था कि तभी उन सभी को बाहर से कार की हॉर्न की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर शिवानी कहती है, क्या हुआ माँ और पापा वापस आ गए क्या? जिसके जवाब में शिवा कहता है, नहीं, यह उनकी कार की आवाज नहीं है। और तभी फिर कोई उनके घर के दरवाजे से एक लड़की अंदर आते ही कहती है, क्या कोई है घर पर? जिसकी आवाज सुनकर शिवानी कहती है, मैं जाकर देखती हूँ कि कौन आया है। जिसके बाद वह अपनी जगह से उठती है और दरवाजे की तरफ जाने लगती है और उस लड़की को देखने लगती है। यह लड़की कोई और नहीं बल्कि माही है। जिसे देखते हुए शिवानी कहती है, बताइए क्या हुआ, किससे मिलना है आपको? जिसके जवाब में माही कहती है, क्या यह घर दक्ष सक्सेना का ही है ना? मुझे उनसे मिलना था। जिसके बाद शिवानी कहती है, दक्ष सक्सेना? वह मेरे बड़े भाई है, मैं उनकी बहन हूँ, लेकिन भैया घर पर नहीं है। अब आइए बैठिए हमारे साथ। जिसके बाद वह माही को अपने साथ डिनर टेबल पर लेकर चली जाती है और बैठ जाते हैं। जिसे देखकर शिवा कहता है, आप तो माही जी हैं ना? जिसके बाद माही कहती है, हाँ आपने सही पहचाना, मैं माही ही हूँ, लेकिन आपके बड़े भाई दिखाई नहीं दे रहे हैं, वह कहाँ है? इतना कहकर वह यहाँ वहाँ देखने लगती है, लेकिन दक्ष उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता है। संध्या यह सब नोटिस कर रही थी कि माही की नजरें दक्ष को ही खोज रही है। जिसे देखकर संध्या कहती है, मैं दक्ष की दोस्त हूँ। संध्या, तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ किस काम से आई हो? माही मुस्कुराते हुए कहती है, मैं यहाँ पर दक्ष ने एक कार की रिपेयर की बात की थी तो मैं उसे रिपेयर लेकर आई थी देने के लिए। जिसके जवाब में संध्या कहती है, अच्छा यह बात है, इसके अलावा और कोई बात नहीं है ना? जिसके बाद माही कहती है, हाँ मुझे इसके अलावा भी कुछ काम था, लेकिन ऐसा लगता है आज मैं उनसे मिल नहीं पाऊंगी। इसके बाद वह शिवा की तरफ देखने लगती है, जो अपने खाने में मग्न है, और कहती है, अगर आपके बड़े भाई वापस आ जाएं तो उन्हें बोलना मैं उनको पूछ रही थी और मैं उनसे कल मिलने आऊंगी। शिवा बस हाँ में अपना सर हिला देता है और फिर माही चुपचाप थोड़ा सा खाना खाती है और फिर वहां से चली जाती है। शिवा उसके लिए एक टैक्सी भी बुक कर देता है, जिससे वह चली जाती है। माही के जाने के बाद संध्या शिवा के पास आती है और कहती है, यह लड़की कौन है और दक्ष को कैसे जानती है, और तुम्हें भी यह लड़की कैसे जानती है? शिवा हंसता है और कहता है, कल मैं भैया जिससे मिलने गए थे वह इस लड़की के दादाजी है, इसलिए यह मुझे और भैया को जानती है, लेकिन इससे आपको क्या? इसके बाद वह संध्या को चिढ़ाते ही कहता है, लगता है जलन हो रही है, जल्दी से मेरे भाई को संभाल लो वरना कोई और मेरे भाई को संभालने के लिए आ जाएगी और आप देखती रह जाएंगी। और फिर शिवा इतना कहकर वहां से चला जाता है और शिवानी संध्या को देखकर हंसते हुए कहती है, दीदी भैया ने बात पते की है, अगर आपको भाई पसंद है तो आपको जल्द कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो जो अभी आई थी वो कहीं हमारी भाभी ना बन जाए। शिवा की बात सुनने के बाद भी संध्या कुछ नहीं बोली और दरवाजे की तरफ ही देखे जा रही है और फिर कुछ पल की शांति के
बाद धीमी आवाज में कहती है, लगता है इस लड़की पर नजर रखनी पड़ेगी वरना यह तो। तभी शिवानी उससे कहती है, दीदी कुछ कहा क्या आपने? संध्या नामे अपना सर हिलाते ही कहती है, नहीं। तो चलो अब मैं चलती हूँ, माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी, कल आती हूँ मैं सुबह। ठीक है, मुझे कुछ प्रोजेक्ट कंप्लीट करनी है। इसके बाद संध्या चली जाती है। वही दूसरी तरफ सुहास हल्द्वानी एक बड़े रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है और उसके सामने राजीव सिन्हा बैठा हुआ है, जो अपने चेहरे पर एक स्माइल के साथ उसे देखे जा रहा है। तभी सुहास टेबल पर से चाय का कप उठाते हुए कहता है, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला और तुम मुझसे मिलना क्यों चाहते हो? और सबसे जरूरी बात, अभी जो धनंजय शर्मा मेरे अपने पोते की शादी मेरी पोती के साथ कराने चाहता है, उसके पीछे तुम्हारा ही हाथ है या फिर किसी और का? जवाब में राजीव चाय की चुस्की लेते हुए कहता है, नहीं, इसमें मेरा ही हाथ नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मुसीबत आने पर तुम्हारे पोते इतने वायलेंट हो जाएंगे। तुम्हारे बड़े पोते ने अभी को बिना पावर के ही हरा दिया और तुम्हारे छोटे पोते ने अनंत को हॉस्पिटल पहुंचा दिया, लेकिन मैंने उसे ठीक कर दिया। तभी सुहास हंसते हुए कहता है, आखिर उनके अंदर खून तो मेरा ही है ना। तो तुमने कैसे सोच लिया कि मेरे पोते अपने परिवार पर मुसीबत देखकर चुपचाप बैठे रहेंगे? इसके बाद राजीव कहता है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, वह कौन इंसान है जिसने धनंजय के गोदाम को लूट डाला है? मुझे उसके बारे में जानना है। आखिर वह इंसान तुम्हारी मदद क्यों कर रहा है? जिसके जवाब में सुहास कहता है, मुझे नहीं पता वह कौन है, लेकिन जो भी मुझे ऐसा लग रहा है, वह इंसान बहुत ही खतरनाक होगा जिसने तुम्हारे प्यादों की नींद उड़ाकर रख दी है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे प्यादों ने किसी ऐसे इंसान के परिवार वालों को नुकसान पहुंचा दिया है जिसके बारे में वह लोग जानते नहीं हैं। सुहास की बात को सुनकर राजीव हंसते हुए कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन धनंजय ऐसे किस इंसान के परिवार को नुकसान पहुंचा दिया है? जिस परिवार में ऐसा खतरनाक इंसान मौजूद है, लगता है मुझे उस इंसान के बारे में पता लगाना चाहिए, क्योंकि अगर वह मुझे मिल गया तो हमें हमारे मकसद में कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तुम भी नहीं सुहास, है ना? सुहास हंसते हुए कहता है, मैं तुम्हें नहीं रोक सकता हूँ, यह मैं मानता हूँ, लेकिन यह बात भी अच्छी तरह से जान लो कि मेरा पोता शिवा तुम्हारा साथ कभी भी नहीं देगा, बल्कि वह तुम्हारे पूरे साम्राज्य को मिटा देगा अगर तुमने उसे नाराज किया तो, और मेरे परिवार के किसी भी मेंबर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो। जिसके जवाब में राजीव कहता है, शिवा क्या वो तो मेरे सामने दूध पीता बच्चा है, वह मेरा क्या बिगाड़ लेगा? उसे तो मेरा पोता ही सबक सिखा सकता है। और बात रही तुम्हारे बड़े पोते की, तो मैं नहीं जानता हूँ कि तो वह अपने मार्शल आर्ट की बदौलत इतना ताकतवर है, उसे भी मेरा पोता हरा सकता है। इसके बाद वह कहता है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे परिवार का सदस्य जिंदा और सलामत रहे तो तुम अपनी जिद छोड़ दो और हमारा कहना मान लो, और फिर मैं शिवानी की शादी भी अभी के साथ नहीं होने दूंगा, वरना अगर शिवानी की शादी अभी के साथ हो गई तो तुम्हें मजबूरन हमारा काम करना होगा, और वो भी बड़ी तकलीफ के साथ। लेकिन सुहास अपने चाय के कप को टेबल पर रखता है और कहता है, तुम चाहे जो कर लो, मैं तुम्हारी बात मानने वाला नहीं हूँ। और बात रही मेरे परिवार को नुकसान पहुँचाने की, तो यह दूर की बात है। और फिर तभी सुहास के मोबाइल पर एक मैसेज आता है और उसे पढ़कर वह अपने मोबाइल को रख देता है। फिर आगे कहता है, और हाँ, मेरी चाय खत्म हो चुकी है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और तुम भी धनंजय के घर जल्दी से पहुँच जाओ, क्योंकि वहाँ पर अभी अपनी मौत से लड़ रहा होगा। सुहास ने इतना कहा ही था कि तभी उसका मोबाइल फोन बज उठता है, जिसके बाद वह फोन पिक करता है और कहता है, हाँ धनंजय, क्या हुआ? जिसके जवाब में धनंजय कहता है, आप जहाँ कहीं है जल्दी से घर आ जाइए, अभी की हालत बहुत ही खराब है। वह होश में ही नहीं आ रहा है और उसका माथा चमक रहा है और साथ ही उसका शरीर भी बहुत गर्म होते रहा है, जैसे कोई आग की भट्टी हो, इसलिए आप जल्दी से आ जाइए। इतना कहकर वह काल
कट कर देता है और राजीव उसकी बात सुनकर सुहास की तरफ देखने लगता है, जो अपनी जगह से उठ के जाने लगा है और उसे जाते हुए देखकर कहता है, सुहास यह तुमने किया है क्या? लेकिन सुहास ना में अपना सर हिलाता है और कहता है, नहीं यह मैंने नहीं किया है, लेकिन जिसने भी यह किया है उसके बारे में तुम्हें जल्द पता चल जाएगा। इतना कहकर सुहास वहां से निकल जाता है और राजीव उसे देखते रहता है और कुछ मिनट तक वह कुछ सोचते रहता है, जिसके बाद वह आसपास देखने लगता है और वहां का वातावरण बदल जाता है और आसपास की प्लेटें अचानक ही हिलने लगती है और राजीव अचानक ही वहां से गायब हो जाता है, जिसके बाद राजीव जहां बैठा था वह से रेस्टोरेंट के दरवाजे तक जितनी भी टेबल कतार में रखी थी वह सभी टेबल अचानक हिल जाते हैं, जैसे वहां से कोई वहां का झोंका गुजरा हो। इसकी वजह यह थी कि राजीव इतनी तेजी से वहां से निकला कि आसपास की टेबल तक हिल गई। राजीव जैसे ही वहां से निकला सुहास बाहर ही खड़ा था और अंदर के शोर शराबे को सुनकर कहता है, राजीव तुम तो बहुत ही पावरफुल हो चुके हो, लेकिन तुम जो करने की सोच रहे हो वह गलत है। हम किसी की स्वतंत्रता को नहीं छीन सकते हैं, भले ही वह कैसा भी हो। इसके बाद वह बाहर एक टैक्सी रोकता है और उसमें बैठ जाता है और वहां से निकल जाता है। वही दूसरी तरफ धनंजय शर्मा के घर अभी हॉल के बीचों जमीन में लेटा हुआ है, जिसके आसपास बहुत से बर्फ के टुकड़े हैं, लेकिन वह भी कुछ ही पल में पिघल गए, जिसे देखकर उसकी मां अभिलाषा अपने पति से कहती है, देखिए ना यह मेरे बेटे को क्या हो गया है, इसका शरीर बहुत गर्म हो रहा है, जिसके पास जाना भी बहुत कठिन है। आप कुछ कीजिए ना, वरना कहीं हमारे बेटे को कुछ हो ना जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है। अभिलाषा जब यह कह रही थी तब उसके आंखों में बहुत सारे आंसू थे जो रुकने का नाम ही ले रहे थे, जिसे देखकर उसका पति आनंद कहता है, तुम चिंता करो, हमारे बेटे को कुछ भी नहीं होगा, राजीव अंकल आते ही होंगे, वह अभी को ठीक कर देंगे, इसलिए अपने यह आंसू बहाना बंद कर दो। इसके बाद वह अपने छोटे भाई आकाश की पत्नी अनीता और आभा को देखते हुए कहता है, अभिलाषा को संभालो, जिसके बाद वह दोनों उसे दिलासा देने लगते हैं कि अभी जल्द ठीक हो जाएगा। लेकिन उन दोनों को भी अभिलाषा की तरह ही डर लग रहा था कि कहीं अभी को कुछ हो ना जाए। कुछ मिनट के बाद राजीव उनके घर के अंदर चलते हुए आने लगता है, जिसे देखकर सभी उसे देखने लगते हैं, जिसके बाद राजीव अभी के पास जान लगता है। सभी लोग अभी से एक निश्चित दूरी बनाकर रखे हुए हैं, लेकिन राजीव को किसी भी बात का डर नहीं था, जिसी वजह से वह अभी के पास जाकर बैठ जाता है और उसे गौर से देखने लगता है, जिसके बाद वह सभी को देखने लगता है और कहता है, यह सब कैसे हुआ है? सुहासा के घर पर आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके बाद अभी ऐसा हो गया है? जिसके बाद आभा आगे आती है और सब कुछ बता देती है कि जब वह रिश्ते की बात करने गए थे तब युग ने कैसे उनके बॉडीगार्ड्स की पिटाई की और फिर शिवा बीच में आकर अभी से लड़ने लगा। आभा ने वह सब बताया जो घर के अंदर हुआ, उन्हें यह पता नहीं है कि घर के बाहर क्या क्या हुआ था। आभा की बात सुनकर राजीव कहता है, तो तुम सब नहीं जानते हो कि बाहर शिवा और अभी के बीच किस तरह की लड़ाई हुई? जिसके जवाब में सभी कहते हैं कि आभा ने जो कुछ भी बताया वह सब भी उतना ही जानते हैं। जिसके बाद वह उनसे आगे कहता है, कुछ नोटिस किया क्या तुम लोगों ने, या कुछ ऐसा जो तुमने अजीब लगा हो? जिसके जवाब में आकाश कहता है, हाँ हम सबने बाहर कुछ धमाकों की आवाज सुनी थी और साथ तेज हवाओं के चलने की आवाज भी सुनी थी, जैसे बाहर कोई बड़ा सा तूफान आ गया हो, लेकिन वह कुछ देर में थम भी गया। जिसे सुनने के बाद राजीव खुद से ही कहता है, फिर तो एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, लगता है वहां पर वही आया होगा जो शर्मा परिवार के गोदाम को लूट कर गया है। लेकिन वह पर क्या कर रहा था? लगता है वह इंसान शर्मा परिवार को तबाह करके ही छोड़ेगा। इस बारे में आराम से धनंजय से बात करूंगा, उससे पहले मुझे अभी का इलाज करना होगा, नहीं तो यह कभी भी अचानक फट जाएगा और साथ ही कुछ लोगों को अपने साथ लेकर मर जाएगा। इसके बाद वह सभी से कहता है, तुम सभी किसी कमरे के अंदर चले जाओ।
मैं अभी को देखता हूँ। जिसके बाद सभी लोग राजीव की बात मान जाते हैं और सभी एक कमरे के अंदर चले जाते हैं और कमरे को राजीव बाहर से बंद कर देता है। जिसके बाद वह अभी के पास जाकर बैठ जाता है और उसके माथे पर अपना हाथ फिरने लगता है और कहता है, जाग जाओ और अपने सपने से बाहर आ जाओ। जिसके बाद अभी अचानक हड़बड़ाकर उठ जाता अही और कहता है, नहीं नहीं, मुझे जलाओ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। लेकिन उसे याद है कि वह राजीव के सामने किस तरह की हरकत कर रहा है। जिसके बाद राजीव उसे देखते हुए कहता है, असल जिंदगी में आ जाओ। यह तुम जहाँ पहले थे वह तुम्हारे सपनों की दुनिया है जहाँ तुम फंस गए थे। जिसके बाद अभी खुद को संभालता है और फिर उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है और कहता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं अपने सपनों में कैसे फंस गया। जिसके जवाब में राजीव कहता है, पहले तुम यह बताओ, तुम किस चीज से सबसे ज्यादा डरते हो। आग से। मैं आग में जलने से बहुत डरता हूँ। एक बार बचपन में मेरा हाथ आग में थोड़ा सा जल गया था, तब से मुझे आग में जलने से डर लगता है। लेकिन आग को देखकर डर नहीं लगता है जब से आपने मुझे सुपर पावर दी है। जिसके बाद राजीव कहता है, लेकिन उस इंसान ने तुम्हारी बचपन की कमजोरी का पता लगाकर तुम्हें एक सपने में पहुंचा दिया और तुम उस सपने खुद को किसी के हाथों खुद को जलाते हुए देख रहे थे, जिस वजह से तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ने लगा। और अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचता तो आज तुम कभी भी फटकर मर जाते हैं। अब यह बताओ कि तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हुई। जिसके बाद अभी उसे सब कुछ बताने की कोशिश करता है कि बाहर क्या हुआ था, लेकिन वह कुछ बता नहीं पा रहा था। वह कहता है, मैं लड़ते लड़ते घर से बाहर आया और शिवा के साथ लड़ने लगा और मैं उसे जन से मारने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने वाला था। बस इतना ही मुझे याद है, उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं है और अब मैं यहाँ आपके सामने हूँ। जिसके बाद राजीव कहता है, कुछ ऐसा याद होगा जो तुम्हें कुछ अजीब लगा हो। जिसके जवाब में अभी कहता है, हाँ, मैंने बेहोशी की हालत में मैंने एक भारी आवाज सुनी थी, लेकिन वह आवाज शिवा की नहीं थी। वह कुछ याददाश्त मिटाने की बात कह रहा था शिवा को। इसके अलावा मुझे कुछ भी याद नहीं है। जिसके बाद राजीव सभी लोगों को कमरे से बाहर निकाल देता है और फिर सभी बैठने के लिए कहता है और वह उन सभी को गौर से देखने लगता है और फिर सभी से कहता है, मैं जो पूछने जा रहा हूँ उसका सभी लोग सच सच जवाब देना, क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जिसके बाद अनीता कहती है, कौन खतरा। जिसके बाद राजीव कहता है, पहले यह बताओ कि क्या किसी ने ऐसे किसी को इंसान के परिवार को नुकसान पहुंचाया है जिसके बारे में तुम लोगों को कुछ भी मालूम नहीं था, क्योंकि एक इंसान तुम्हारे शर्मा परिवार के पीछे हाथ धिकर पड़ा हुआ है और उसी ने आज अभी की ऐसी हालत की थी कि अगर मैं कुछ देर बाद पहुंचता तो अभी मर चुका होता है और उसकी हड्डियां भी किसी को नहीं मिलती और साथ में तुम लोगों के भी मरने का खतरा था। अब बताओ मुझे, किसी ने किसी को नुकसान पहुंचाया है या फिर तुम्हारी वजह से किसी की जान गई जिसके परिवार के किसी मेंबर पर तुम्हें शक हो कि वह तुम्हें बर्बाद कर सकता है। इसके बाद सभी अपने अपने बारे में बताने लगे कि आज तक उन्होंने किसे परेशान किया, किसे नुकसान पहुंचाया और किसकी हत्या की। लेकिन राजीव को ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिला जिसकी बदौलत वह उस इंसान तक पहुंच पाए जिसे वह तलाश कर रहा है। तभी अभी हिचकिचाते हुए शिवा के दोस्त के बारे बताता है, जिसे सुनकर आभा कहती है, क्या आपने एक लड़की का रेप किया है और उसे जान से मार डाला। शर्म आती है मुझे आप पर, आप एक लड़की के साथ ऐसा कैसा कर सकते हैं। आपको पता नहीं है कि आपकी भी एक छोटी बहन है। अगर कोई मेरे साथ। इतना कहने के बाद आभा वहां से उठ जाती है और घर से बाहर चली जाती है। आभा भी एक लड़की थी जिस वजह से उसे अपने भाई के किए घिनौने काम पर गुस्सा आ रहा था और लाज भी, और बाहर खड़ी कार को लेकर वहां से चली जाती है।
जिसके बाद राजीव कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने उसके भाई को मारा, लेकिन तुम्हें उसके परिवार के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद अभी कहता है वह मुझे धमकी दे रही थी कि वह मुझे जेल भेज कर रहेगी और उसने मुझ पर हाथ भी उठाया, इसलिए मैंने गुस्से में उसके साथ वह सब कर दिया, लेकिन मैंने कोई भी सबूत नहीं छोड़ा है। जिसके बाद राजीव कहता है अपने सभी आदमियों को उसके पूरे परिवार के बारे में खोजबीन करने को कह दो, शायद उसका कोई सगा संबंधी रह गया हो। राजीव की बात सुनकर अभी अपने आदमियों को कॉल करता है और उस इंसान के सगे संबंधियों को खोजने को कहता है जिसे उसने फाइट क्लब में मारा था। लेकिन जैसे ही अभी कॉल कट करता है वैसे ही उनके घर के फोन की घंटी बजती है, जिसे आकाश उठाता है। लेकिन जैसे ही वह कॉल रिसीव करता है और कुछ सेकंड अपने कान में फोन लगाता है और सामने वाले की बात सुनता है, उसके हाव भाव बदल जाते हैं और उसके हाथ से फोन छूट जाता है और लड़खड़ा जाता है और अपने बड़े भाई आनंद की तरफ देखने लगता है, जिसे देखकर आनंद कहता है क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो और हमें इस तरह क्यों देख रहे हो। जिसके बाद आकाश कहता है वो हमारी आभा को किसी ने अगवा कर लिया है और उसका रेप करके मारने की धमकी दी है। जैसे ही सभी ने आकाश के मुंह से यह बात सुनी सबकी चेहरे के की हवाइयां ही उड़ गई। जिसके बाद अभी तुरंत अपनी बहन को कॉल करता है, लेकिन उसका मोबाइल बंद आने लगा। जिसके बाद वह कहता है मैं जा रहा हूं आभा को खोजने के लिए, आप सब भी उसे खोजो। जिसके बाद सभी घर से एक एक करके निकलने लगते हैं। राजीव भी बाहर जाकर अचानक कहीं गायब हो जाता है और अभी भी दौड़ते हुए गेट की तरफ भागता है और कहीं गायब हो जाता है। वही हल्द्वानी के बड़े से बिल्डिंग के सबसे ऊपर एक सफेद सूट पहने बहुत से आदमी खड़े हैं और उनके सामने एक नीले कपड़े पहने नौजवान लड़का खड़ा है जो उनकी तरफ पीठ करके खड़ा है। वह धीरे से पीछे पलटता है। यह एक 25 साल के लगभग का लड़का है, लेकिन उसके चेहरे पर एक लंबा कट का निशान है जो किसी चाकू से बना हुआ लगता है, जिसे देखकर कोई भी डर जाए। और उसकी बाईं आंख लाल रंग की है। इसका नाम करण है। यह अपने आदमियों को देखते हुए कहता है मैंने जो काम दिया था वह पूरा हुआ या नहीं। जिसके जवाब में उसके सामने खड़ा इंसान कहता है काम हो गया है सर, हमने आभा शर्मा को उठा लिया है और कुछ ही देर में वह यहाँ पर पहुँच जाएगी और हमने उसके घर में कॉल करके भी बता दिया है। उस आदमी की बात सुनकर करण हंसने लगता है और कहता है आज जाकर मेरा बदला पूरा होगा। अभी ने जो मेरी बहन के साथ किया, आज मैं उसकी बहन के साथ भी वही सब करूंगा, लेकिन इतनी आसानी से उसकी बहन को मारूंगा नहीं। पहले उसके पूरे परिवार को तड़पाऊंगा, फिर जब मेरा दिल कहेगा कि बदला पूरा हो गया तब जाकर उसे मारूंगा। इसके बाद वह अपने पॉकेट से मोबाइल निकालता है और कॉल करता है। जिसके बाद एक बूढ़ा इंसान कॉल रिसीव करता है। ओए करण, कहता है धनन जय शर्मा कैसे हो, सुना है तुम्हारी पोती लापता हो गई है, तो बताओ कैसा महसूस हो रहा है। धनंजय गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है आखिर तुम हो कौन। जिसक जवाब में करण कहता है मैं वही जिसने तुम्हारी पोती को किडनैप करवाया है। धनंजय गुस्से कहता है तो वह तुम हो, आखिर मेरी बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुमने उसे किडनैप किया है। क्या करे शर्मा जी, कुछ लोगों के पाप की सजा किसी और को भुगतना पड़ता है और मैं तुम्हारे पोते की सजा तुम्हारी पोती को दे रहा हूँ। चिंता मत करो, कुछ घंटों के बाद मैं तुम्हारी पोती को वापस कर दूंगा। मेरा प्लान तुम्हारी बेटी को मारने का था, लेकिन मैंने अपना मन बदल दिया है। कुछ घंटों के बाद तुमको उसकी वीडियो भेजूंगा तो देख लेना कि मैंने उसके साथ क्या किया है। करण हंसते हुए धनंजय से कहता है और जोर जोर से हंसने लगता है। जिसके बाद धनंजय गुस्से से कहता है आखिर तुम हो कौन, एक बार मुझे पता चल फिर देख मैं तेरी क्या हालत करता हूँ। लेकिन करण उसे हंसते हुए कहता है सोचो सोचो मैं कौन हो सकता हूँ, वैसे भी तुम्हारे इतने सारे दुश्मन हैं, उनमें से मैं एक हूँ। इतना कहें एक बात करण कॉल कट कर देता है। जिसके बाद
धनंजय फिर गुस्से से फोन को तोड़ देता है। तभी वहां पर अभिलाषा और अनीता आ जाती है और फिर अभिलाषा धनंजय से कहती है, पिताजी मेरी बेटी कहाँ है, वह सही सलामत तो है ना, और उस बेचारी को किस गुनाह की दी जा रही है। तभी उनके घर का दूसरा फोन बजता है जिसे अभिलाषा जाकर झट से उठा लेती है और कहती है, आखिर तुम कौन हो और मेरी बेटी को किडनैप क्यों किया है। लेकिन सामने वाला कहता है, क्या बोल रही है आप, मैं क्यों आपकी बेटी को किडनैप करूंगा, मैं तो अभी से बात करने के लिए फोन किया हूं, मैं उसे कब से कॉल कर रहा हूं लेकिन वह कॉल उठा ही रहा है। अब समझ गया कि वह कॉल क्यों नहीं उठा रहा है। इतना कहकर वह कॉल कट कर देता है। यह कॉल शिवा ने की थी अभी के हाल चाल जानने के लिए और उससे दोबारा लड़ने के लिए, लेकिन शिवा को नहीं पता था कि उनकी घर की बेटी किडनैप हो गई है। इसके बाद वह अपने कमरे से निकलता है और अपने बड़े भाई दक्ष को कॉल करता है और कहता है, भैया आपको पता कि आभा को किसी ने किडनैप कर लिया है, कहीं इसके पीछे आपका तो हाथ नहीं है। लेकिन दक्ष के जवाब ने उसे समझा दिया कि इसके पीछे दक्ष का हाथ नहीं है, इसलिए वह खुद बहुत से लोगों को कॉल करने लगा और आभा के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगा। वही दूसरी तरफ राजीव, अभी, अनंत और बाकी सब आभा की तलाश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आभा का कोई भी अता पता नहीं चल रहा है। सबसे पहले उनका शक शिवा और दक्ष पर गया, लेकिन राजीव जानता है कि सुहास के पोते ऐसी घिनौनी हरकत कर ही नहीं सकते हैं। इसके बाद सभी लोग घर वापस आ जाते हैं और कुछ ही देर में पूरे हल्द्वानी में पुलिस अलर्ट हो जाती है। आभा की खोजबीन करने लगते हैं और जगह जगह पुलिस तैनात हो जाती है। शर्मा परिवार के घर पर सभी लोग एक साथ बैठे हुए और सभी के चेहरों पर उदासी छाई हुई है। तभी वहां पर भार्गव कुंद्रा, शकुंतला अवस्थी, चंद्रकला रेड्डी भी पहुंच जाते हैं और राजीव को देखते हुए भार्गव कहता है, राजीव क्या हुआ जो तुमने हमें यहां अचानक बुला लिया, आखिर ऐसी भी क्या नौबत आन पड़ी कि हमें बुलाना पड़ गया। जिसके जवाब में राजीव उन तीनों को वह सब बता देता है जो आज हुआ, अभी की पिटाई और आभा के किडनैप होने की खबर और धमकी, जिसे सुनकर चंद्रकला कहती है, तुम यह तो आसानी से पता लगा सकते हो ना कि आभा कहाँ पर है। जिसके जवाब में राजीव मजबूरी भरे आवाज में कहता है, अगर मैं यह कर पाता तो तुम तीनों को यहाँ बुलाता नहीं। 2 घंटे बीत गए हैं लेकिन आभा का कोई भी अता पता नहीं चल पाया है कि वह कहाँ है। जिसके बाद वह आभा के कपड़े को उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, यह उसका दोपट्टा है, तुम लोग ही कोशिश करो और फिर बताओ। राजीव की बात सुनकर तीनों एक खाली कमरे में चले जाते हैं और उस कपड़े को अपने हाथ में रखकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और फिर उनकी नजरें पूरे हल्द्वानी में घूमने लगती है और आभा का पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वह इस वक्त कहाँ पर है, लेकिन कोई भी आभा का पता नहीं लगा पा रहा था। जिसके बाद तीनों राजीव की तरफ देखते हुए कहते हैं, यह कैसे हो, हम आभा का पता क्यों नहीं लगा सकते हैं। राजीव गंभीर आवाज में कहता है, मुझे भी पता नहीं कि वह कौन है जिसने उसे किडनैप किया और उसने ऐसा क्या किया है जिस वजह से हम उसका पता नहीं लगा पा रहे हैं। और एक बात मुझे खाई जा रही है कि जिस किसी ने भी उसे किडनैप किया है वह हमारी तरह हो सकता है, वरना हम अब को बहुत जल्द ही खोज लेते, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। राजीव ने इतना कहा ही था कि उन चारों को कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस करके वह चारों एक साथ कहते हैं, क्या हमारे अलावा भी कोई और भी है जो किसी को खोज रहा है। इसके बाद उन चारों को ऐसा महसूस होता है कि किसी की नजरें उनके कमरे के बाहर नजर बनाए रखी है। इसके बाद चंद्रकला कहती है, यह किसकी शक्तियां हैं जो खोजबीन कर रही है। राजीव में नामे अपना सर हिलाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता यह किसकी अदृश्य नजरें हैं जो यहाँ खोजबीन कर रही है, लेकिन जिसकी भी है बहुत ही पावरफुल है और वह जानता है कि कमरे के अंदर कोई मौजूद है, लेकिन हमारे कवच की वजह से वह अंदर नहीं देख सकता है। इसके बाद वह नजरें पूरे घर में अपनी नजरें दौड़ाता है और फिर चारों को
महसूस होता है कि जो शक्तियां उन्हें महसूस हो रही थी वह अब वहां से गायब हो चुकी है। जिसके बाद वह चारों बाहर आ जाते हैं। तभी उन चारों को टीवी पर चल रही है न्यूज़ सुनाई देती है। आज हमारे हल्द्वानी के ऊपर 3 पंखों वाले इंसानों को देखा गया है जो आसमान में कुछ देर के लिए दिखाई दिए गए और गायब हो गए। और साथ ही आज हमारे न्यूज़ चैनल को पता चला है कि हल्द्वानी के मशहूर शर्मा परिवार की बेटी किडनैप हो गई है, जिसकी खोजबीन अभी भी जारी है। जैसे ही यह आवाज उन चारों के कानों में सुनाई देती है, वह चारों एक दूसरे को देखने लगते हैं। जिसके बाद भार्गव टीवी को देखता है, जिसमें भार्गव चंद्रकला शकुंतला दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। टीवी पर जो वीडियो चल रही है वह वीडियो सिर्फ 5 सेकंड का है, लेकिन इस न्यूज ने उनके चेहरे की हवाई या ही उड़ा दी। जिसके बाद वह कहता है, आखिर यह कैसे हो सकता है, हम लोगों के सामने कैसे आ सकते हैं। हमने इस बात का हमेशा से ध्यान रखा है कि हम दुनिया के नजरों के सामने नहीं आएंगे। लेकिन तभी उन्हें कुछ और भी टीवी में सुनाई देता है कि जिसने यह न्यूज दी है वह एक अनजान इंसान है और यह वीडियो 100% सच है। इसके बाद शकुंतला कहती है, आखिर यह इंसान कौन है जिसे हमारे बारे में पता है। तभी आभा की चाची अनीता उनकी तरफ देखते हुए कहती है, आप लोग क्या बातें कर रहे हैं, हमारी बेटी किडनैप हो गए है और आप लोग हैं कि हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। अनीता ने इतना कहा ही था कि उसके घर के फोन की घंटी बजती है, जिसे आकाश उठाते हुए स्पीकर में डाल देता है और कहता है, कौन हो तुम। जिसके बाद फोन से आवाज आती है, अरे क्या बात है, इतनी जल्दी पहचान गए कि मैं कौन हूँ। लगता है सभी लोग बहुत ही गुस्से में है। गुस्सा तो मुझे भी आ रहा है कि मेरे आदमी अभी तक तुम्हारी बेटी को लेकर मुझ तक पहुंचे नहीं। मैं 3 घंटे से अपने बिस्तर पर उसका वेट कर रहा हूँ। करण की बात सुनकर आकाश को बहुत तेज गुस्सा आता है। जिसके बाद वह आगे कहता है, वह मेरी बेटी है, अगर उसे थोड़ा सा भी खरोच आया तो याद रखना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन करण हंसते हुए कहता है, पहले मुझे खोज तो लो, मुझे कोई भी नहीं खोज सकता है, यहाँ तक वह बूढ़ा राजीव सिन्हा भी नहीं और ना ही उसके साथी। जैसे राजीव सिन्हा ने पाना जिक्र सुना वह तुरंत फोन उठा लेता है और अपने कान में लगा लेता है और बोल पड़ता है, अच्छा तो तुम जानते हो कि मैं यहाँ पर हूँ। जिसके जवाब में करण कहता है, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम वहाँ पर हो और तुम्हारे साथी भी वहाँ पर। शायद तुमने न्यूज़ नहीं देखा, लगता है अच्छे से देखो, उसमें तुम्हारे दोस्त दिखाई नहीं दे रहे हैं क्या। अरे कैसे दिखाई देंगे, मैंने उनके चेहरों को ब्लर कर दिया है ना। इसके बाद राजीव कहता है, क्या इसके पीछे तुम्हारा हाथ है। करण हाँ में जवाब देते हुए कहता है, हाँ इन सब के पीछे मेरा ही हाथ है। और एक बात बता दूं, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। अरे लगता है मेरे आदमी आभा को लेकर आ गए, अब मैं थोड़ा उसके साथ मजे कर लूं, फिर मेरे आदमी उसे उसके घर पहुंचा देंगे। इतना कहकर वह कॉल कट कर देता है और राजीव जोर से फोन को जमीन पटक देता है। शर्मा परिवार के घर का एक और फोन टूट जाता है। जिसके बाद वह अपने साथियों को देखते हुए कहता है, जल्दी से आभा को खोजो, आभा उस कमीने के पास पहुंच गई है। मैंने फोन में कुछ आवाजें सुनी है, वह जहां कहीं भी है वह एक क्लब है और आभा वहीं पर होगी। इसलिए हल्द्वानी में जितने भी क्लब है उन सभी की खोजबीन करो। राजीव की बात सुनकर सभी लोग वहां से चले जाते हैं और धनंजय पुलिस को खबर कर देता है कि उसकी पोती किसी क्लब में है, तो सभी क्लबों में छानबीन करे और पुलिस भी छानबीन करने के लिए निकल जाती है। वही हल्द्वानी के बीचों बीच एक बड़ा सा बिल्डिंग है जिसके ऊपर शर्मा परिवार का ही नाम लिखा हुआ है, जो धनंजय शर्मा की ही प्रॉपर्टी है। उसके सबसे ऊपर के फ्लोर के कमरे में करण एक बिस्तर में लेटा हुआ है और बिस्तर चारों तरफ कैमरे लगे हुए और साइड में एक म्यूजिक बॉक्स है, जिसे बंद करते हुए वह कहता है, राजीव सिन्हा मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ। अब तुम हल्द्वानी के हर क्लब में मुझे खोजते रहो, लेकिन मैं तुम्हें कहीं भी नहीं मिलूंगा। सभी लोग आभा को खोज रहे थे
और शिवा भी आभा को खोज रहा था, लेकिन उसे भी आभा कहीं नहीं मिल रही थी। जो नजरें शर्मा परिवार के घर पर खोजबीन कर रही थी वह किसी और की नहीं बल्कि शिवा की ही थी, लेकिन अभी वह अपनी पावर्स का इस्तेमाल अच्छे से नहीं कर पा रहा था। वही दूसरी तरफ करण के कमरे का दरवाजा खुलता है और 5 लोग आभा को पकड़कर अंदर लाते हैं। आभा के मुंह पर टेप लगा हुआ है, जिससे वह अच्छे से चिल्ला भी नहीं पा रही थी, जिस वजह से करण अपने आदमियों को देखते हुए कहता है, टेप हटा दो इसके मुंह से। और जैसे ही आभा के मुंह से टेप हटता है वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ मुझे, लेकिन उसकी आवाज कमरे से बाहर जा ही नहीं पा रही थी। तभी करण उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम चाहे जितने भी कोशिश कर लो लेकिन यहाँ तुम्हें कोई भी बचाने नहीं आएगा। और फिर अपने आदमियों से कहता है कि वह उसे बिस्तर में बांध दे, जिसके बाद सभी लोग मिलकर आभा को बिस्तर में बांध देते हैं। जिसके बाद आभा कहती है, यह तुम क्या करने जा रहे हो? देखो तुम जो भी करने जा रहे हो वह गलत है। अगर मेरी फैमिली को पता चला कि तुमने मुझे किडनैप किया है तो वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिसके जवाब में करण कहता है, उन्हें तो 3 घंटे पहले ही पता चल गया है कि मैंने तुम्हें किडनैप करवाया, लेकिन उन लोगों ने अभी तक तुम्हें खोज भी नहीं पाया है। फिर वो लोग तुम्हें बचाएंगे कैसे? और बात रही मुझे मारने की तो वह दूर की बात है, मुझे कोई भी नहीं मार सकता है। इतना कह के बाद वह अपने और आदमियों को बाहर से बुलाता है, जिसके बाद कमरे में 50 के लगभग आदमी इकट्ठा हो जाते हैं, जिसे देखकर आभा की धड़कनें तेज हो जाती है। और फिर करण सभी कैमरे चालू करने को कहता है और आभा की तरफ बढ़ते हुए कहता है, पहले मैं इसके साथ मजे कर लूं फिर तुम सबकी आएगी। सभी की आंखों में हवस साफ साफ दिखाई दे रही थी। जिसके बाद आभा जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज बाहर जा ही नहीं पा रही थी। करण आभा के पहुंचकर आभा के शर्ट को पकड़ता है और जोर से खींच देता है, जिससे उसकी शर्ट फट जाती है और अंदर के कुछ कपड़े बचते हैं। जिसके बाद आभा आगे का सोचकर ही डरकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर करण अपना हाथ दोबारा से आभा की तरफ बढ़ाने लगता है, लेकिन तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है, जिसे सुनकर करण रुक जाता है और अपने आदमियों को देखते हुए कहता है, कोई इस लड़की का मुंह बंद करो, जाकर देखो दरवाजे पर कौन है। जिसके बाद एक आदमी आभा का मुंह बंद करता है और एक आदमी जाकर दरवाजे पर देखता है कि बाहर कौन है। तभी वह आदमी देखता है कि बाहर एक लड़का खड़ा है, जो कोई और नहीं बल्कि दक्ष है। और वह आदमी दक्ष को देखते हुए कहता है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहा है? जिसके जवाब में दक्ष कहता है, अंदर जो लड़की है मुझे वो चाहिए। जिसके जवाब में वह आदमी कहता है, लड़की अंदर कोई भी लड़की नहीं है, जाओ यहाँ से। करण ने दक्ष की आवाज को सुन लिया और वह खुद से कहता है, यह कौन है और इसे कैसे पता चला कि अंदर कोई लड़की है? नहीं नशी, शायद यह कोई इत्तेफाक है, यह कोई पागल है। लेकिन तभी दक्ष अपनी आवाज को ऊंची करते हुए कहता है, अगर तुमने आभा को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें यहीं पर 1000 टुकड़ों में काट डालूंगा। दक्ष की आवाज आभा के कानों में भी जाती है, जिसे सुनकर उसे थोड़ा राहत महसूस होती है कि कोई उसे बचाने के लिए आया है। जिसके बाद करण अपने आदमी से कहता है, अंदर ले आओ उसे, अब उसके सामने ही हम इसके साथ मजे करेंगे। लेकिन दक्ष बाहर से ही कहता है, मैं सिर्फ 20 सेकंड दूंगा और फिर उसके बाद जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। लेकिन कर्ण दक्ष की बात को नहीं मानता है और 20 सेकंड खत्म होने का इंतजार करता है। और जैसे ही 20 सेकंड खत्म होते हैं वैसे ही दक्ष उस आदमी को एक जोरदार लात मारता है, जिससे वह कमरे के अंदर मौजूद बाकी के आदमियों के ऊपर जाकर गिरता है। दक्ष ने उसके सीने पर लात मारी थी और जैसे वह आदमी उठने की कोशिश करता ही वैसे ही उसके सीने बहुत दर्द होने लगता है, इतना कि वह बेहोश हो जाता है। कर्ण यह देखकर दरवाजे की तरफ देखने लगता है, लेकिन दक्ष अभी भी बाहर ही खड़ा था। कुछ
सेकंड के बाद दक्ष अपने हाथ में एक बड़े से लोहे की रोड पकड़े कमरे अंदर घुसने लगता है, जिसे देखकर करण कहता है, तुम तो अभी जवान हो, क्यों बेवजह मरना चाहते हो, और वो भी इस लड़की के लिए। यह लड़की तुम्हारे लिए ठीक है नहीं है? अगर इसके परिवार के किसी भी मेंबर को पता चला कि तुम इसके लिए अपनी जान दे रहे हो तो भी कि तुम्हें भाव नहीं देगा। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, अगर तुम्हें यह लड़की पसंद है तो इसके साथ पहले तुम मजे कर लो और फिर हम कर लेंगे। लेकिन दक्ष था कि उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा था, वह तो बिस्तर पर बंधी आभा को देख जा रहा था, जिसके मुंह को एक आदमी ने बंद करके रखा हुआ है। आभा भी दक्ष को देखती है और मन में कहती है, दक्ष यह तो उस शिवा और शिवानी का भाई है, लेकिन यह यहाँ पर कैसे पहुँचा? मेरे घर वालों से पहले कहीं यह मुझे पसंद तो नहीं करने लगा है। अगर ऐसा कुछ है तो यह मेरे लिए बहुत ही शर्म की बात है कि मेरा दुश्मन मेरी इज्जत बचा रहा है, इसके बाद तो मैं इससे नजरें भी नहीं मिला पाऊंगा। आभा यह सोच ही रही थी कि दक्ष ने रोड को कसकर पकड़ा और उन बाकी बचे लोगों के टूट पड़ा, जिसके बाद वहां पर सभी आदमियों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी और वहां का फर्श खून से सनने लगा, लेकिन दक्ष के ऊपर एक भी खून का छींटा पड़ा तक नहीं, जिसे देखकर करण हंसते हुए कहता है, यह लड़का तो बहुत ही मजेदार है, इसके लड़ने की काबिलियत तो 100 आदमियों के बराबर है। अगर यह मेरे गेम में शामिल हो जाए तो मजा ही आ जाए, इसे तो मेरे बॉस भी खुश हो जाएंगे और इतने आदमियों के मारे जाने का अफसोस भी नहीं होगा। और फिर कुछ ही देर में दक्ष वहां पर लाशों का ढेर लगा देता है। पूरे कमरे लाशें इधर उधर बिखरे हुए हैं और सभी खून से लथपथ है। इसके बाद दक्ष चलते हुए करण की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर करण अपनी जगह से उठ जाता है और दक्ष के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ और किसके लिए काम करता हूँ। दक्ष उसे बिना किसी डर के देखते हुए कहता है, भले ही इसके भाई ने तुम्हारी बहन के साथ जो किया वह गलत था, लेकिन तुम भी इसके साथ जो करने जा रहे थे वह भी गलत है। तुमने पहले ही गलत रास्ता चुन लिया था और बहुत लोगों की जान ली, शायद उसी की सजा तुम्हारे पूरे परिवार को मिली है। और तुमने ही कहा था ना कि इसके भाई ने जो किया उसकी सजा उसकी बहन को भुगतना पड़ेगा। इसी तरह तुम्हारे बुरे कामों की सजा शायद तुम्हारे परिवार को मिली। तुमने बहुत से मासूम लोगों की जान ली है और अब तुम्हें अपना जुर्म कबूल करके खुद को कानून के हवाले कर देना चाहिए। करण जब दक्ष की बात सुनता है तब वह दक्ष की तरफ देखते हुए कहता है, तो जो कह रहे हो वह कभी भी नहीं हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक ऑफर रख सकता हूं कि तुम मेरे गैंग में शामिल जाओ और मेरे बॉस से मिलो। वह तुम्हें बहुत पसंद करेंगे क्योंकि तुम अकेले ही इतने सारे लोगों को मार सकते हो, मतलब तुम आराम से 100 से भी ज्यादा लोगों से लड़ सकते हो। दक्षिणा में अपना सर हिलाते हुए कहता है, नहीं, मैं कभी भी गलत का साथ नहीं दे सकता हूँ। भले उसके बदले मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन उससे पहले आज मैं तुम्हारी जान लूंगा। इतना कहकर दक्ष एक जोरदार मुक्का करण के सीने पर मार देता है, जिससे करण थोड़ा सा पीछे हट जाता है और दक्ष को देखते हुए कहता है, मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ, मुझे कोई भी नहीं मार सकता है। इतना कहने के बाद करण टेबल के ऊपर पड़ी एक गन को उठाता है और दक्ष और ऊपर लगातार फायर करता है, लेकिन दक्ष अपनी जगह से इतनी तेजी से हटता है कि एक बुलेट उसे छू तक नहीं पा रही थी, जिसे देखकर करण कहता है, क्या बात, तेरे अंदर तो बहुत तेजी है, लेकिन मुझे ज्यादा तेज तू कभी भी नहीं सकता है क्योंकि मैं मर नहीं सकता हूँ। कर्ण ने इतना कहा ही था कि करण कुछ महसूस करता है और फिर वह अपने सीने की तरफ देखता है, जहाँ पर एक लोहे रोड उसके सीने से होकर उसके दिल को चीरते हुए पीठ से निकल गई है, जिसे देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वह दूर खड़े दक्ष को देखता है, जिसने उस रोड इतनी तेजी से फेंका था कि वह करण के सीने के आर पार हो गया। और उसे देखते हुए कर्ण कहता है, कौन हो तुम? दक्ष चलते हुए दक्ष के पास आता है
और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मेरा नाम दक्ष। करण दक्ष का नाम सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, क्या तुम वही हो जिसे हम खोज रहे थे? दक्ष धीरे से मुस्कुराता है और अपने मुंह को करण के कान के पास ले जाकर कहता है, लगता है तुम्हें याद आ गया कि मैं कौन हूँ। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने मुझे पहचान लिया, और अब अगर मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया तो तुम्हारा बॉस फिर से मेरे पीछे पड़ जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें जान से मारने जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे एक वादा करता हूँ कि जिसने तुम्हारी बहन और तुम्हारे परिवार के साथ गलत किया है, मैं उसे उसकी सजा देकर रहूंगा, क्योंकि तुम गलत नहीं बल्कि तुम्हारी मजबूरियों और बदला लेने की आग ने तुम्हें गलत रास्ता चुनने के लिए मजबूर किया। इतना कहने के बाद दक्ष उसके हाथ से गन ले लेता है और करण भी उसे ऐसा करने से नहीं रोकता है। फिर कर्ण अपने घुटनों में बैठ जाता है और कहता है, तुम्हारी आंखें देखकर मुझे तुम पर भरोसा करने का दिल कर रहा है। अगर तुम वही दक्ष हो जिसे मेरे बॉस खोज रहे हैं तो मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं, क्योंकि मैं भी जानता हूं कि मैंने जो रास्ता चुना वह गलत है, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई और भी रास्ता नहीं था। बस मेरा एक काम कर देना, मेरे मरने के बाद मुझे मेरे परिवार के पास दफनाना। करण की बात सुनकर दक्ष हाँ में अपना सर हिला देता है। इसके बाद करण आभा की तरफ देखता है और कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं अपने बदले की आग में इतना अंधा हो गया कि मैं भूल ही गया कि मैं कौन हूँ। मैं तो बस तुम्हारे भाई से बदला लेने के लिए गलत रास्ता चुना, लेकिन मैंने तुम्हें। इतना कहने के बाद वह दक्ष की तरफ देखता है और कहता है, नीचे झुको, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। इसके बाद दक्ष भी नीचे झुक जाता है और अपने कान को करण के मुंह के पास ले जाता है, जिसके बाद करण धीमी आवाज में कहता है, मेरे गले में जो छोटा सा हीरे का लॉकेट है उसे संभाल कर अपने पास रखना, वह बहुत ही अनमोल है। इसे मैंने शर्मा परिवार के घर से चुराया था। यह जिसके भी गले में रहेगा वह बहुत ताकतवर हो जाएगा और उसे कोई भी नहीं मार सकेगा। यह लॉकेट अपने मालिक के शरीर के चारों तरफ एक इनविजिबल कवच बनाए रखता है जो बहुत ही मजबूत रहता है। इसके बाद करण उस लॉकेट से उस हीरे को निकालकर दक्ष को दे देता है, जिसके बाद करण के सीने से खून निकलने की रफ्तार बहुत तेज हो जाती है। इसके बाद वह दक्ष से कहता है, वो वापस आ रहा है, उससे बचकर रहना और अपना वादा पूरा करना। इतना कहने के बाद करण की सांसें रुक जाती है और वह घुटनों के बल ही अपनी जगह पर बैठा रह जाता है और फिर कुछ सेकंड के बाद नीचे जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद दक्ष चलते हुए आभा के पास जाता है। वह उसकी हाथ पैर खोलता है, जिसके बाद आभा बिस्तर एक चादर उठाकर अपने आप को ढके लगती है। यह देखकर दक्ष आस पास देखने लगता है और उसे एक शर्ट दिखाई देता है, जिसे वह आभा को दे देता है और कहता है, तुम यह शर्ट पहन लो, मैं कमरे के बाहर तुम्हारा इंतजार करता हूँ। इतना कहकर दक्ष बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी आभा उसे रोकते हुए कहती है, नहीं, कहीं मत जाओ, मुझे डर लगेगा, यहाँ पर इतने सारे लाशें हैं। आभा की बात सुनकर दक्ष रुक जाता है और आभा की तरफ पीठ करके खड़ा हो जाता है और कहता है, अब जल्दी से शर्ट पहनो, मुझे यहाँ से जाना है। इसके बाद आभा जल्दी से शर्ट पहनती है और दक्ष के पीछे आकर खड़ी हो जाती है और दक्ष से कहती है, चलो, लेकिन दक्ष उसे मना करते हुए कहता है, यहाँ तुम्हारे परिवार की ही बिल्डिंग है, इसलिए किसी को कॉल करके बुला लो, रात हो चुकी है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। इतना कहकर दक्ष वहाँ से जाने लगता है। आभा भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। उनके कमरे से बाहर जाने के बाद वहां पर एक काली परछाई करण की लाश के पास दिखाई देती है, जो करण की लाश को उठाता है और वहां से गायब हो जाती है। लॉबी तक आभा दक्ष के साथ आती है और आभा को वहां पर देखकर वहां का एक स्टाफ मेंबर उसके घर फोन करके बता देता है कि आभा उनके बिल्डिंग पर है और सही सलामत है, जिसके बाद सभी लोग निश्चिंत हो जाते हैं और उसके घर वाले आभा को लेने के लिए निकल जाते हैं।
एक मेंबर फिर आभा के पास आता है और कहता है, मैम आपके घर वाले आपको लेने के लिए आ रहे हैं, आपको यही हमारे साथ रुकना होगा और किसी भी अनजान इंसान के साथ जाने के लिए मना किया है। लेकिन आभा उसे डांटते हुए कहती है, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उसके साथ उसके घर जा रही हूँ। इतना कहने के बाद वह दक्ष की तरफ देखती है, लेकिन दक्ष गेट से बाहर जा चुका था, जिसे देखकर वह भागते हुए दक्ष के पास चली जाती है और दक्ष के साथ चलने लगती है। आभा को अपने साथ चलते हुए देखकर दक्ष उससे कहता है, तुम्हें मेरे साथ नहीं जाना चाहिए बल्कि अपने घर वालों का इंतजार करना चाहिए, वह तुम्हें लेने के लिए आ रहे होंगे। जिसके जवाब में आभा चलते हुए कहती है, मैं यहाँ किसी पर भरोसा नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आप पर मैं भरोसा कर सकती हूँ क्योंकि आपने मुझे बचाया। और इतना कहकर आभा रुक जाती है और दक्ष को देखने लगती है। जिसके बाद दक्ष कहता है, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई? और क्या? और मुझे इस तरह देखना बंद करो, सामने देखो वरना किसी से टकरा जाओगी। जिसके जवाब में आभा कहती है, आप हैं ना मुझे बचाने के लिए, मतलब अगर किसी से टकरा कर गिरूंगी तो आप मुझे बचा लेंगे ना, इसलिए मुझे आगे देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी आभा सामने से आ रही एक लड़की से टकरा गई और वह गिरने ही वाली थी कि दक्ष ने उसे उसके कमर से पकड़ लिया और उसे गिरने से बचा लिया। जैसे ही दक्ष ने आभा को कमर से पकड़ा, आभा को कुछ अलग अलग ही एहसास हुआ और उसकी आंखें दक्ष की आंखों पर ही टिक गई और दक्ष उसे देखते हुए कहता है, मुझे इस तरह देखना बंद कर दो वरना मैं तुम्हें अभी छोड़ दूंगा। जिसके बाद आभा मन में कहती है, क्या लड़का है, एक खूबसूरत लड़की उसके हाथ में है और यह है कि छोड़ने की बात कर रहा है। अगर इसके अलावा यहाँ पर कोई और होता तो ऐसा मौका कभी भी नहीं छोड़ता, लेकिन इसकी तो बात ही अलग है। लगता है इसे पटाने के लिए कुछ अलग पैतरे अपनाने पड़ेंगे। इसके बाद आभा अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है और जिस लड़की से वो टकराई थी उसे देखने लगती है। जिसके बाद वह लड़की आभा को सॉरी कहती है, सॉरी मैम मैं आपसे टकरा गई। लेकिन आभा उसके पास जाती है और धीरे से कहती है, अरे सॉरी बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे तुमको थैंक यू बोलना चाहिए। अगर थैंक यू, इतना कहकर वह दक्ष की तरफ देखने लगता है जो अपने मोबाइल में कुछ कर रहा है और उसके पास जाने लगती है। फिर दक्ष अपने पॉकेट से कार की चाबी निकालता है और कार की तरफ जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वह अपने कार की जगह पर जाता है उसे उसकी कार दिखाई नहीं देती है। जिसके बाद वह कहता है, लगता है किसी ने मेरी कार चोरी कर ली, अब मुझे घर पहुंचने देर हो जाएगी। दक्ष की बात सुनकर आभा खुशी से कहती है, क्या सच में कार चोरी हो गई? दक्ष आभा को देखते हुए कहता है, तुम्हारे दिमाग के स्क्रू ढीले हो गए हैं क्या? कार चोरी होने पर खुश हो रही हो, लगता है तुम्हें किसी मेंटल हॉस्पिटल जाकर अपने दिमाग का चेकअप कराना चाहिए वरना तुम कभी भी पागल हो सकती हो। इतना कहने के बाद दक्ष वहां से सीधे मेन गेट की तरफ जाता है और टैक्सी देखने लगता है और आभा भी उसके साथ साथ बाहर आ जाती है और दक्ष के पास खड़ी हो जाती है। दक्ष एक टैक्सी रोकता है और उसमें दोनों बात जाते हैं। जिसके बाद दक्ष ड्राइवर को धनंजय शर्मा के घर जाने को कहता है। जिसके बाद वह टैक्सी चल पड़ती है। दक्ष अपना मोबाइल निकालता है और घर में कॉल करके कहता है, माँ मुझे घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी, आप सब खाना खा लेना। सामने से जवाब आता है, ठीक है बेटा तुम अच्छे से घर आ जाना। इतना कहने के बाद कॉल कट हो जाता है। वही दूसरी तरफ जहां पर आभा को किडनैप करके लाया गया था उस कमरे अभी बहुत सारे आदमियों के साथ पहुंच जाता है, लेकिन वहां का नजारा देखकर वह भी हैरान हो जाता है और कहता है, आखिर किसने यह किया और मेरी बहन अभी किसके साथ है? इसके बाद वह अपने आदमियों से कहता है, इस कमरे की लाशों को ठिकाने लगा दो और इस बात की खबर किसी को नहीं लगती चाहिए और कमरा भी साफ कर दो और इन कैमरे को अपने साथ घर ले चलो, मुझे इन्हें चेक करना है कि किसने मेरी बहन की जान बचाई है।
इसके बाद अभी नीचे लॉबी में चला जाता है और स्टाफ मेंबरों को देखते हुए कहता है, क्या किसी को पता है कि किसने मेरी बहन को बचाया है? सभी नामे अपना सर हिला देते हैं और कहते हैं, हम नहीं जानते हैं कि वह कौन है। हमारे यहाँ के सीसीटीवी कैमरा भी बहुत देर से बंद थे। जब से वह इंसान आपकी बहन को बचाने आया था, कुछ देर पहले ही कैमरे चालू हुए हैं। उन सभी की बात सुनकर अभी समझ जाता है कि उसने ही यह सब किया होगा, जिससे किसी को भी उसका पता ना चल पाए। और वह इंसान कहाँ है जिसने मेरी बहन का किडनैप कराया था, और वहां पर वो हथियार भी नहीं था जिससे वहां मौजूद लोगों को मारा गया है। इसके बाद अभी वहां से निकल जाता है अपने घर के लिए। कुछ ही देर में दक्ष और आभा शर्मा परिवार के घर पहुंच जाते हैं, जहां पर सभी अभी और आभा के आने वेट कर रहे हैं। आभा टैक्सी से उतरते हुए दक्ष से कहती है, आप भी आइए, खाना खाकर जाइए घर। दक्ष कहता है, तुमसे आप पर आ गई है, लगता है सच में इसके दिमाग में स्क्रू ढीले हो गए हैं। इसके बाद दक्ष आभा को मना ही वाला था कि वह रुक जाता है और खुद से कहता है, अच्छा तो यह चारों भी यहाँ ही है, लगता है अब मुझे एक बार इनसे मिल ही लेना चाहिए। इसके बाद दक्ष आभा को देखते हुए कहता है, ठीक है, तुम इतना कह ही रही हो तो मैं खाना खाकर ही जाता हूँ, और वैसे भी मैंने तुम्हें बचाया तो कुछ ना कुछ इनाम तो लेकर ही जाऊंगा। इतना कहकर दक्ष टैक्सी से उतर जाता है और ड्राइवर का पेमेंट करता है और आभा के घर की तरफ जाने लगता है। आभा का घर बहुत ही बड़ा है। गेट से घुसते ही सबसे पहले एक खुला मैदान जिसमें पेड़ पौधे हैं, जिनमें अभी छोटी छोटी लाइट्स जल रही है, और फिर घर है। कुछ नौकर आभा को देखकर अंदर चले जाते हैं और घर के अंदर बैठे लोगों को खबर देते हैं कि आभा घर आ चुकी है। दोस्तों, कहानी अच्छी लग रही है तो लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।